Hello everyone, welcome to YouTube channel of Ashok Gupta Academy। तो हमने थियोरी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था +1 का, तो आज उसका एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। ये टॉपिक सिर्फ +1 के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट, अगर आप ग्रेजुएशन में भी जाओगे उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब ग्रेजुएशन में आप BBA करते हो, BCom करते हो, तो आपको इकोनॉमिक्स होगी, तो इकोनॉमिक्स होगी तो ये वाला टॉपिक किसी ना किसी चैप्टर में आपको मिल ही जाएगा। इसलिए ये वाला टॉपिक +1 और ग्रेजुएशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी इकोनॉमिक्स लगती है तो हो सकता है आपको ये वाला टॉपिक मिल जाए। चलिए अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो लॉ ऑफ डिमांड है क्या, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things being equal, the demand for a good rises with a decrease in price। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? डिमांड फॉर ए गुड rises with a decrease in price। बस यही चीजें हैं जो हमने यहाँ पे याद रखनी है कि तो कोई भी चीज है अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। मीन्स अगर कोई चीज है आप पहले 10 रुपीज में ले रहे थे, ठीक है, एंड आप उसकी एक क्वांटिटी बाय करते थे, मतलब 10 में आप एक परचेज करते थे, अब उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, 10 था पहले, अब उसका प्राइस हो जाए 5। तो प्राइस के डिक्रीज होने से तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मीन्स पहले आप एक क्वांटिटी बाय करते थे, अब आप 2 क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर दोगे, या हो सकता है 3 क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कहते हैं किसी भी चीज के प्राइस में जब डिक्रीज आता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? राइज हो जाती है। एंड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस, तो उसका जो वाइस वर्सा है वो भी ट्रू है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, जरूरी नहीं ना कि प्राइस कम ही हो, ठीक है। अब जैसे आजकल का टाइम है तो प्राइस कम होना तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसकी डिमांड, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। मीन्स उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको दोबारा देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कहता है अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज करे तो उसकी डिमांड राइज करेगी, अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज करे तो उसकी डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसका मतलब प्राइस और डिमांड दोनों का रिलेशन क्या हुआ यहाँ पे? इनवर्स रिलेशन हुआ, राइट। एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कहता कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या होता है? हमेशा इनवर्स। इनवर्स का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनवर्स मतलब ऑपोजिट, उल्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बट लॉ ऑफ डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। मीन्स डिमांड और प्राइस का रिलेशन तो इनवर्स है, मीन्स उनका रिलेशन उल्टा है, बट हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि जो बाकी सारी चीजें हैं वो क्या है? इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कि बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। बाकी किसी भी चीज में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, राइट। बाकी सारी चीजें मतलब क्या आ जाएगा? जैसे इनकम, हम लेट्स सपोज हम क्या अज्यूम करेंगे कि मेरी इनकम क्या है? वो सेम रहेगी, ठीक है। मेरी हैबिट है जो, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। मेरा जो टेस्ट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड मीन्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, बट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, other things being equal। The law of demand states that other things being equal, the demand for good rises with a decrease in price and falls with an increase in price। So there is an inverse relationship between demand and price। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है, टेबल की हेल्प से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम में क्या है? प्राइस, एंड सेकेंड कॉलम में क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप देखिए प्राइस कितना था मेरा? 5, डिमांड कितनी थी? 1।
अब प्राइस कितना हो गया 4। अब 5 से 4 हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्राइस डिक्रीज तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले हम 1 लेते थे, अब हमने कितना लेना स्टार्ट कर दिया, 2 यूनिट लेने स्टार्ट कर दिए। तो प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो गया ना। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, एक फॉल कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे राइज। अब मेरा प्राइस और कम हो गया, प्राइस हो गया 3। तो मैंने सोचा कि यार चीज तो बड़ी सस्ती हो रही है, तो क्यों ना मैं अपनी डिमांड बढ़ा दूं, मैं और चीजें लेनी स्टार्ट कर दूं। पहले मैं 2 लेती थी, अब मैंने क्या कर दी, उसकी 3 यूनिट्स लेनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब प्राइस हो गया 2, ये तो और भी सस्ता हो गया। तो अब क्या करूंगी मैं, 3 की जगह कितना लेना स्टार्ट कर दूंगी, 4। अब प्राइस 2 था, अब कितना प्राइस हो गया, 1। मतलब कोई चीज अब मुझे 1 रुपए में मिल रही है, तो पहले मैं 4 लेती थी, अब मैंने उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी स्टार्ट कर दी, 5। तो आप टेबल में देख सकते हो आराम से कि प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, एंड डिमांड क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो ये क्या शो कर रहा है, डिमांड और प्राइस का रिलेशन, एंड डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या है, यहाँ पे इनवर्स है। बट अदर थिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। ये चीज तो आपको डेफिनेशन में डेफिनेटली ऐड करनी है। अगर आप ये चीज ऐड नहीं ना करोगे तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम कर्व की हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ पे टेबल में आप देखो 2 चीजें हैं, एक प्राइस एंड सेकंड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अब हम इसको कर्व में करेंगे। पहले देख लेते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, एंड प्राइस 5 से लेकर 4 तक है। अब ग्राफ बनाना तो सबको आता ही होगा, ये तो छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है। तो ये होगी मेरी एक्स एक्सिस एंड ये होगी मेरी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ये 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन एक्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम वाई। ठीक है, चलिए अब इक्वल गैप लेना हमने, मैं तो ऐसे ले रही हूँ, आप स्केल की हेल्प से इक्वल ले सकते हो। 4, 5 और यहाँ पे 6, ऐसे हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने लेना है प्राइस। 0 है, यहाँ पे आ गया मेरा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 3, नेक्स्ट 4 एंड लास्ट वन इज 5। अगर और लेना है तो यहाँ पे 6 ले सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखो टेबल की हेल्प से हमने कर्व बनाना है। सबसे पहले क्या है, प्राइस मेरा 5, तो डिमांड कितनी है मेरी 1। प्राइस 5 तो डिमांड कितनी है मेरी 1। ये हो गया प्राइस 5 एंड डिमांड कितनी है 1, तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या था, प्राइस 4 तो डिमांड कितनी थी 2, 4 पे डिमांड कितनी है मेरी 2। ये थोड़ा ऐसे ही जाएगा, बाकी अब अपनी नोटबुक में स्केल की हेल्प से बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। प्राइस 3 हो गया था तो डिमांड भी कितनी होगी थी 3। प्राइस डिक्रीज किया था तो डिमांड राइज हुई। अब उसके बाद प्राइस 2 हो गया था, डिमांड में अपनी कितनी बढ़ा दी थी मैंने 4। उसके बाद प्राइस 1 हो गया था तो डिमांड कितनी कर दी थी हमने 5। चलिए अब जो कॉर्नर्स हैं हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे यहाँ।
अब आप इस डिमांड कर्व को ध्यान से देखोगे तो डिमांड कर्व है आपका नीचे के डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि डिमांड कर्व का स्लोप क्या है। मींस डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, अब आपके सामने ये कि जो आपका डिमांड कर्व बना है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप देखो ध्यान से, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और किस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ है, ये लेफ्ट साइड से, और कहाँ की तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ मैंने उतने ही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद करने हैं लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये आपके 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एमसीक्यूज तो आते ही हैं, चाहे पंजाब बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है या कोई और बोर्ड है। तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो आपका डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब नेक्स्ट है assumptions ऑफ डिमांड कर्व। assumptions का मतलब क्या है बेटा, assumptions का मतलब होता है कि मानना, अज्यूम करना। तो जब आप लॉ ऑफ डिमांड करते हो तो आपको कुछ चीजें अज्यूम करके चलना पड़ता है। वो चीजें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कि सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या रहेगी, उसकी इनकम क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। मींस आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं होने वाला, ना आपकी इनकम बढ़ेगी ना ही आपकी इनकम कम होगी। जितनी आप इनकम पहले अर्न करते थे अभी भी आप उतना ही अर्न कर रहे हो। तो ये सबसे पहली अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन हम क्या लेंगे, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड। कि किसी भी कंज्यूमर का जो टेस्ट है, जो उसकी हैबिट्स हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जो आपका टेस्ट पहले था, जो आपकी हैबिट्स पहले थी, अब वही टेस्ट एंड हैबिट आपका अब भी है। थर्ड क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आल्सो रिमेन कांस्टेंट। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये टॉपिक क्या है, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड किया। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैंने बताया था कि रिलेटेड गुड्स क्या होती है। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में हमें क्या अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ एंड लास्ट assumption, no change in expectation concerning future prices। मीन्स आपको कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मीन्स आपको नहीं पता कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस डिक्रीज होगा या फ्यूचर में उस चीज का प्राइस इंक्रीज होगा। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि ये चीज अभी रहने देते हैं, हो सकता है इसका प्राइस बाद में डिक्रीज कर जाए, या इसको अभी ले लेते हैं, हो सकता है फ्यूचर में जाके महंगी हो जाए। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि किसी भी चीज के फ्यूचर प्राइस में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होगा उसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं। मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, हम फ्यूचर के प्राइस का सोच ही नहीं रहे। तो ये 4 assumptions हैं लॉ ऑफ डिमांड की जो इम्पोर्टेंट है। एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या थी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। सेकंड क्या था, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड क्या था, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आल्सो रिमेन कांस्टेंट। एंड द फोर्थ वन इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग फ्यूचर प्राइसेस। तो यहाँ भी आपके लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग किया है एंड उसका टेबल डिस्कस किया है, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व किया है एंड उसकी अजम्पशंस की है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड का आगे करेंगे, जिसमें हम 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।